अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडी कैट सोसाइटी। पीएमसी ने 2020 के लिए भी फ्री प्रैक्टिस टेस्ट्स अवेलेबल कर दी हैं जो कि हर कैंडिडेट अपने पोर्टल पे सॉल्व कर सकता है और प्रैक्टिस कर सकता है। तो मैं उन्हीं वीडियोस में सारी की सारी बनाऊंगा, उन्हीं प्रैक्टिस टेस्ट के बारे में बनाऊंगा ताकि आपके सवाल सारे क्लियर हो जाएं और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1। और इस वीडियो में हम सिर्फ बायोलॉजी का पोर्शन सॉल्व करेंगे, बाकी सब्जेक्ट्स के बाद वाली वीडियोस में की जाएंगी। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि HIV यूज द RNA पॉलीमर्स टू मेक द mRNA इन होस्ट बॉडी। द RNA पॉलीमर्स इज ऑफ। पूछा जा रहा है कि HIV जब होस्ट बॉडी के अंदर जाता है तो वो RNA पॉलीमरेज एंजाइम यूज़ करता है mRNA यानी मैसेंजर RNA बनाने के लिए। अब बताएं कि ये RNA पॉलीमर्स किसका है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि क्या वो उस वायरस का है और जो उस सेम होस्ट में सिंथेसाइज किया था उस वायरस में, यानी जो वायरस जिस होस्ट पे अटैक कर रहा है या जिस होस्ट के अंदर वो जा चुका है उसी होस्ट के अंदर क्या वायरस ने ये RNA पॉलीमरेज बनाया या होस्ट ने बनाया। होस्ट का बना हुआ एंजाइम है जो वायरस यूज़ कर रहा है, जो कि होस्ट की प्रीवियस जनरेशन में बनाया गया था। सी ऑप्शन है कि क्या होस्ट का वो एंजाइम जो होस्ट की करंट जनरेशन में बनाया गया है। डी ऑप्शन है कि वायरस का वो एंजाइम जो वायरस ने प्रीवियस होस्ट में बनाया था, यानी जो RNA पॉलीमरेज यूज़ करता है क्या वो प्रीवियस जनरेशन वाली जो वायरस ने बनाया था क्या उसका वो यूज़ कर रहा है। इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा कि होस्ट का, क्योंकि पहली बात तो ये कि आपको याद होनी चाहिए कि वायरस HIV के अंदर अपना RNA पॉलीमरेज एंजाइम नहीं होता। इसमें A और D ऑप्शन तो गलत है। बाकी बचता है B और C, जिसमें ये बताया जा रहा है कि होस्ट के तो हैं दोनों, लेकिन B ऑप्शन में है कि प्रीवियस जनरेशन में बनाया गया और C ऑप्शन में है कि करंट जनरेशन में। तो जिस जनरेशन में वायरस अफेक्ट करेगा उसी जनरेशन का होस्ट एंजाइम का वो होस्ट एंजाइम यूज़ करता है। तो इसका मतलब है कि C ऑप्शन सही होगा, यानी कि जब भी HIV वायरस किसी भी होस्ट में दाखिल होता है तो वो RNA पॉलीमरेज एंजाइम को यूज़ करेगा, लेकिन उसी होस्ट के उसी करंट जनरेशन के RNA पॉलीमरेज को। C ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है When HIV attack upon its target host target cell। अगर जब HIV अपने होस्ट टारगेट सेल पे अटैक करेगा तो सबसे पहला उसका स्टेप क्या होगा। क्या उसका RNA जीनोम ब्रेक डाउन हो जाएगा इमीडिएटली, या उसका RNA जीनोम रिप्लिकेट पहले होगा फिर ब्रेक डाउन होगा, या उसका RNA जीनोम सबसे पहले DNA में कन्वर्ट होगा उसके बाद ब्रेक डाउन होगा, या तो फिर RNA जीनोम होस्ट के DNA को ब्रेक डाउन कर देगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है RNA जीनोम सबसे पहले वायरल DNA में कन्वर्ट होगा। C ऑप्शन इज़ करेक्ट, क्योंकि आपको पता है कि HIV इज़ ए रिट्रोवायरस और रिट्रोवायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड नाम का एक एंजाइम होता है जो कि RNA को सिंगल स्ट्रैंड RNA को डबल स्ट्रैंड DNA में कन्वर्ट करता है। वी कैन से दैट C ऑप्शन इज़ करेक्ट, क्योंकि सबसे पहले RNA कन्वर्ट होगा DNA में विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम दैट इज़ वायरल एंजाइम। ये वायरल का एंजाइम, वायरस का खुद का अपना एंजाइम होता है दैट इज़ नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। उसके बाद another problem for those studying viral origins and evolution is their high rate of mutation। अगर कोई वायरल के ओरिजिन और एवोल्यूशन के बारे में पढ़ना चाहे तो उसके लिए एक प्रॉब्लम तो यही होगी कि वायरस में ज़्यादा म्यूटेशंस होती हैं। तो कौन सा RNA रिट्रो वायरस है जिसमें पर्टिकुलर सबसे ज़्यादा म्यूटेशंस होती हैं, दैट इज़ HIV। अब यहाँ पे तो आपको हिंट भी दी हुई है कि RNA रिट्रो वायरस है, तो रिट्रो वायरस है तो ज़रूर उसमें HIV ही होगा। उसके बाद है A virologist who studies viruses in great detail, which of the following would he use। वायरोलॉजिस्ट स्टडी के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करेगा, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप या दूसरी जो चीज़ें हैं उनमें वायरस नज़र नहीं आने वाला। क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूरिंग केल्विन साइकिल 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज यील्ड बाय। एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल केल्विन साइकिल में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से मिल सकता है, यानी जब 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होंगे तो बाद में हमें एक मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट का मिल सकता है। B ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिक्वायर्स। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के लिए सबसे मेन रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सके। यहाँ पे C ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ATP सिंथेसिस इज लोकेटेड इन द
डैश ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियन। एटीपी सिंथेस एक एंजाइम होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे मौजूद होता है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप इन बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम में एनर्जी के रिलेशंस को बायो एनर्जेटिक्स कहा जाता है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, द आर ग्रुप ऑफ एन अमाइनो एसिड रिप्रेजेंट्स। अमाइनो एसिड में टोटल 4 का एक तो कार्बन होता है बीच में जिसको अल्फा कार्बन कहते हैं, फिर उसके सराउंडिंग में 4 ग्रुप्स होते हैं टोटल। एक सिंपल हाइड्रोजन होता है, एक उसका अमाइनो ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और चौथा होता है आर ग्रुप जिसको हम रेडिकल ग्रुप भी कहते हैं। और वो रेडिकल ग्रुप वेरिएबल होता है, यानी इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन अमाइनो एसिड टू अनदर अमाइनो एसिड। सो वो ना ही एक हाइड्रोजन एटम होगा, ना ही वो एक हाइड्रोकार्बन होगा, ना ही वो एक मिथाइल ग्रुप होगा, वो कुछ भी हो सकता है। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें लिखा हुआ है कि एन एडिशनल एटम और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, डाइटरी फाइबर्स आर। डाइटरी फाइबर्स जो कि हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो उनमें सेल्यूलोज एक बहुत मेन डाइटरी फाइबर है जो कि हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, प्लांट की सेल वॉल में होता है। सो इट एक्ट्स एज अ डाइटरी फाइबर, इट एड्स बल्क टू द फूड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, एटलीस्ट हाउ मेनी फैटी एसिड मॉलिक्यूल डज एन एसिल ग्लाइसिरोल कंटेन। एक एसिल ग्लाइसिरोल के अंदर कितने फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं। एसिल ग्लाइसिरोल में एक ग्लाइसिरोल 3 फैटी एसिड्स होते हैं। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन की एग्जाम्पल है एंजाइम्स, बाकी जो हैं वो सारी हमें यहाँ पे फाइब्रिन प्रोटीन दी हुई हैं। सो यहाँ पे जो करेक्ट एग्जाम्पल है दैट इज एंजाइम। उसके बाद द प्राइम फंक्शन ऑफ एटीपी इज टू। एटीपी का प्राइम फंक्शन, मेन फंक्शन क्या होता है, एक्ट एज अ एनर्जी करेंसी। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑल ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स मस्ट कंटेन। ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स, अगर कोई चीज़ ऑर्गेनिक है तो उसमें मेन रिक्वायरमेंट होती है कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऑर्गेनिक की डेफिनेशन को कंप्लीट करने के लिए। सो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आर ग्रुप ऑफ ग्लाइसिन कंसिस्ट ऑफ। ग्लाइसिन में रेडिकल ग्रुप किस पे मुश्तमिल होता है। ग्लाइसिन का रेडिकल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ओनली हाइड्रोजन एटम, क्योंकि आर ग्रुप एक एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है। तो ग्लाइसिन में इट इज़ द सिंपलेस्ट वन, दैट इज ओनली अ वन हाइड्रोजन एटम। ए ऑप्शन इज करेक्ट। मेजर कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल इज। मेजर कंपोनेंट बैक्टीरियल सेल वॉल का होता है पेप्टिडोग्लाइकेन एक्चुअली। अब पेप्टिडोग्लाइकेन को हम दूसरा नाम देते हैं म्यूरिन। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं लिखा हुआ, फॉर कन्फ्यूजन उन्होंने दे दिया है म्यूरिन, तो म्यूरिन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, कार्बन डाइऑक्साइड पासिस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल्स बाय। किसी भी गैस की ट्रांसपोर्ट अगर हो रही है थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। सो कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस है, तो गैस डिफ्यूजन के थ्रू ही मूव कर सकती है। सो इसमें डी ऑप्शन इज करेक्ट। ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स आर प्रेजेंट। Glycoprotein and glycolipids are present on the outer surface of the cell membrane. So we can say the B option is correct here. What is incorrect about plasma membrane? Plasma membrane के बारे में कौन सी यहाँ पे स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? They are involved in maintaining gradients between different compartments. हाँ, ये भी ठीक है, क्योंकि दो अगर डिफरेंट सेल्स होते हैं, दो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं, तो उनके बीच में एक ग्रेडियंट को मेंटेन करना। ग्रेडियंट का मतलब होता है कि एक जगह किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, एक जगह कम है, तो उसको मेंटेन करना। किस तरह मेंटेन करेगा? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट ग्रेडियंट मेंटेन होता रहता है। दे आर इन्वॉल्व इन सेल कम्युनिकेशन। सेल की कम्युनिकेशन में भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक सेल से दूसरे सेल में जा रही होती है, तो उसमें ये सेल मेम्ब्रेन एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। दे आर इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स। एक्सचेंज भी होता है दो सेल्स के दरमियान, मटीरियल एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती रहती है सेल्स के दरमियान, क्योंकि लाजमी नहीं कि एक चीज़ एक ही सेल में बने और या हर चीज़ हर सेल में बन रही हो। कुछ चीज़ें कुछ ख़ास किस्म के सेल्स में बनती हैं, फिर वो ट्रांसपोर्ट की जाती हैं डिफरेंट सेल्स में। लास्ट ऑप्शन इज़ दे इनिशिएट न्यूक्लियर डिवीजन। वो न्यूक्लियर डिवीजन को इनिशिएट नहीं करवाती। सेल मेम्ब्रेन का कोई भी रोल नहीं होता न्यूक्लियर डिवीजन में, दैट इज़ द रोल ऑफ क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या फ़र्क है? एक्चुअली
इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन दैट लिखा हुआ है ऑल फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट इज़ पैसिव, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट सब की सब वो पैसिव होगी, या तो ऑल पैसिव ट्रांसपोर्ट इज़ फैसिलिटेटेड, क्या हर तरह की पैसिव ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेटेड होती है? ये भी गलत है, क्योंकि आपको पता है कि सिंपल डिफ्यूजन इज़ आल्सो पैसिव ट्रांसपोर्ट बट इट इज़ नॉट फैसिलिटेटेड, इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी प्रोटीन। द थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन दैट जिसमें लिखा हुआ है कि फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ये बात है जो कि फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में सबसे अलग होती है। सो यही यहाँ का करेक्ट ऑप्शन है। लास्ट जो है वो है पैसिव ट्रांसपोर्ट इज़ अ डाउन हिल वेयर इज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट इज़ अप हिल, ये भी गलत है क्योंकि फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भी डाउन हिल ही होती है। डाउन हिल का मतलब होता है कि फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, सो ये भी गलत है। सो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट हियर। उसके बाद है विच ऑर्गेनेल सिंथेसाइजेज प्रोटीन्स फॉर एक्सपोर्ट और रीपैकेजिंग एल्सवेयर, वो कौन सा ऑर्गेनेल है जो प्रोटीन्स को सिंथेसाइज तो करता है लेकिन फॉर एक्सपोर्ट एंड रीपैकेजिंग? फ्री राइबोसोम्स जो कि साइटोसोल में पाए जाते हैं वो भी प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी कुछ राइबोसोम्स होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। सो ए और सी बोथ ऑप्शंस में कंट्रोवर्सी यहाँ पे हो सकती है। सो मैं आपको समझा देता हूँ कि एक्चुअली मसला क्या है। मसला ये होता है कि जो प्रोटीन फ्री राइबोसोम्स में बनती है वो सेल में ही अंदर इंटरनल काम्स के लिए हम यूज़ करते हैं, इंटरनल कामों के लिए। अच्छा, उसके बाद अगर कोई प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के राइबोसोम्स में बन रही होती है तो वो प्रोटीन जाती है गोल्जी बॉडी में और उसके बाद उसकी रीपैकेजिंग होती है और उसको एक्सपोर्ट के लिए प्रिपेयर किया जाता है। सो वी कैन से दैट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होगा, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की प्रोटीन्स बाहर और रीपैकेजिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, लाइसोसोम्स ओरिजिनेट फ्रॉम विच सेल ऑर्गेनेल? लाइसोसोम्स एक सीक्रेटरी वेसल्स है जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स में से निकलती हैं। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 इज द कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्शन, यहाँ पे एक्शन होगा, एक्टिन नहीं होगा। एक्शन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? कोऑर्डिनेटेड एक्शन के कंपोनेंट्स इंक्लूड रिसेप्टर्स, न्यूरॉन्स एंड इफेक्टर्स, क्योंकि तीन चीज़ें होती हैं। एक रिसेप्टर जो कि किसी भी स्टिमुलस को किसी भी स्टिमुलस को डिटेक्ट करें, और देन न्यूरॉन्स फिर उसको इंटरप्रीट करें, उसको समझें, और फिर एक रेस्पॉन्स भेजा जाता है विद द हेल्प ऑफ इफेक्टर टू द इफेक्टर्स, जहाँ पे वो उस स्टिमुलस के तहत एक्ट करते हैं। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरॉन हैज़ अ सिंगल लॉन्ग डेंड्रॉन? न्यूरॉन की तीन टाइप्स होती हैं, सेंसरी, मोटर एंड इंटर न्यूरॉन्स, एंड दे ऑल हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। सेंसरी न्यूरॉन हैज़ ओनली वन लॉन्ग डेंड्रॉन, ये सेंसरी न्यूरॉन की एक स्ट्रक्चर होती है। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। द ब्लाइंड स्पॉट इन द आई इज सो कॉल्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? आई में एक यानी आँख में एक जगह होती है, एक रीजन होता है रेटिना के पास जहाँ पे कोई भी सेल नहीं होता, यानी सेल्स होते हैं लेकिन उसमें कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं होते, जिसको हम रॉड्स एंड कॉन्स कहते हैं। रॉड्स एंड कॉन्स बोथ आर लाइट सेंसिटिव सेल्स जो कि एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमें वहाँ पे कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती। सो वी कैन से दैट सी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। द रिले सेंटर बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में रिले सेंटर इज कॉल्ड थैलेमस। थैलेमस इज अ रिले सेंटर बिटवीन ब्रेन, वेरियस पार्ट्स एंड स्पाइनल कॉर्ड। Degenerating brain cells can be repaired by using which of the following cells? वो कौन से सेल है जो degenerating brain cells को, यानी degenerating का मतलब है कि brain cells मर रहे हैं या वो ख़त्म हो रहे हैं, तो उनको रिप्लेस करना किसका काम होता है? That is a function of embryonic stem cells. Embryonic stem cells होते हैं, stem cells जो कि different types of cells बनाते हैं, वो न्यूरॉन cells भी बना सकते हैं। Which of the following are collectively called the brain stem? ब्रेन स्टेम में तीन कंपोनेंट्स होते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स एंड मिड ब्रेन। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। Which of the following is true about cnidarians? Cnidarians are diploblastic animals. They have only two body layers. D option is correct. Which of the following animal phylum is included in series Deuterostomia? ड्यूटेरोस्टोमिया यानी जिसमें ब्लास्टोपोर में से सबसे पहले एनस बनता है, माउथ नहीं बनता। प्रोटोस्टोम्स में पहले माउथ बनता है और ड्यूटेरोस्टोम्स में बाद में माउथ बनता है, पहले एनस बनाया जाता है। सो यहाँ पे कॉर्डेटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज कॉर्डेट्स आर द एनिमल्स विच डिवेलप एनस फ्रॉम द ब्लास्टोपोर। सो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा।
Which of the following invertebrate phylum consists of most abundant species on earth? सबसे ज़्यादा आर्थ्रोपोडा में स्पेशीज होती हैं. क्वेश्चन नंबर 32. Which among the following lacks the nervous system? इनमें से किस में नर्वस सिस्टम नहीं होता? Sponges do not contain any nervous system. Inhibiting enzymatic activity by blocking its active site. अगर कोई एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करवा रहा है, रोक रहा है बाय ब्लॉकिंग इनटू द एक्टिव साइट, अगर एक्टिव साइट में डायरेक्ट जाके लगेगा, दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. ए ऑप्शन इज करेक्ट. All enzymes are composed of amino acids because enzymes are proteinous in nature, so they are composed of amino acids. B option is correct. What happens when an enzyme gets denatured by extreme pH? याद रखें कि pH के दो असर होते हैं. अगर लो pH होगी तो आयनाइजेशन हो जाती है अमाइनो एसिड्स की. अगर एक्सट्रीम pH होती है तो बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, और बॉन्ड्स ब्रेक होगी तो एंजाइम की टर्शरी स्ट्रक्चर डिसरप्टेड हो जाएगी. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. द ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम शोज, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर एंजाइम की, दैट इज द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. सी ऑप्शन इज करेक्ट. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन इज कॉल्ड इट्स एक्टिवेशन एनर्जी. किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने में जितनी एनर्जी चाहिए होती है, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दैट रिएक्शन. डार्विन बिलीव्ड दैट, इसमें चौथा ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन ऊपर वाले तीन में से अगर चूज़ किया जाए तो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा सही है. दैट इज़ द फर्स्ट वन, जिसमें ये बताया जा रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन एंड एडाप्टेशन आर क्लोजली रिलेटेड प्रोसेसेस. क्योंकि डार्विन का काम नेचुरल सिलेक्शंस पे था, एंड आल्सो द एडाप्टेशन, क्योंकि एडाप्टेशंस अगर होंगी, यानी जब अगर किसी ऑर्गेनिज्म में, स्पीशीज़ में एडाप्टेशन नहीं होंगी डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस में, तो वो आगे सर्वाइव नहीं कर सकेगी. सो हम उसको नेचुरल सिलेक्शन नहीं कहेंगे. अगर किसी में एडाप्टेशंस हो रही हैं तो फिर वो आगे सर्वाइव करेगी, एंड दैट अकॉर्डिंग टू द डार्विन इज कॉल्ड द नेचुरल सिलेक्शन. उसी को ही हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं कि कोई भी स्पीशीज़ चूज़ की जाए और उसको ऐसी एबिलिटीज़ दी जाए कि वो अडॉप्ट करे, फिर वो सर्वाइव करे और फिर आगे वो रिप्रोड्यूस भी करे. सो दैट इज़ द नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस. बाकी आपको यहाँ पे सारे गलत यहाँ पे मिलेंगे. उसके बाद विच ऑफ दीज इज़ वेस्टिजल ऑर्गन ऑफ वेल. ये वेस्टिजल ऑर्गन्स आप याद कर लें ह्यूमन के वेल का होता है पेल्विक बोन्स एंड लेग बोन्स, जो कि वेल में वेस्टिजल ऑर्गन्स होते हैं. अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट हैव अ पोटेंशियल टू इंटरब्रीड इन नेचर. एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल का या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जो कि कुछ भी हो सकता है, जो कि आपस में इंटरब्रीड और रिप्रोड्यूस कर सकें, दैट इज़ नोन एज स्पीशीज़. According to Hardy-Weinberg theorem, frequencies of alleles and genotypes in a population of a gene pool remains. अगर कोई भी फ्रीक्वेंसीज हो, जैसे अकॉर्डिंग टू हार्डी-वेनबर्ग ये बताया जाता है कि फ्रीक्वेंसीज जो अलील्स की होती हैं वो क्या रहेंगी. आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू हार्डी-वेनबर्ग लॉ फ्रीक्वेंसीज, किसी भी फ्रीक्वेंसी जो अलील्स की होती है वो कांस्टेंट रहती है जब तक उसमें कोई इवोल्यूशन या कोई इस तरह का जेनेटिक ड्रिफ्ट या कोई भी इवोल्यूशनरी चेंज नहीं आता जब तक. सो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा कि वो स्टैटिक रहेंगी, स्टैटिक यानी कांस्टेंट रहेंगी, अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एजेंट्स अदर देन सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन. सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन को छोड़कर, क्योंकि सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन मियोसिस में होती है, उसको छोड़कर बाकी कोई भी कंडीशन अगर इस तरह की आ जाए, जैसे एवोल्यूशन आ जाए या जेनेटिक ड्रिफ्ट आ जाए या इस तरह की कोई भी चेंज अगर आ जाए, तो वो फिर हार्डी-वेनबर्ग लॉ को डिस्टर्ब कर देती है. क्योंकि हार्डी-वेनबर्ग लॉ इज़ अ हाइपोथेटिकल लॉ, जिसमें फर्स्ट कंडीशन ही यही है कि सपोज़ करें कि कोई इवोल्यूशन नहीं हो रही, तो इस तरह से हम इसको अगर देखें तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा. वेयर लिम्फ कैपिलरीज एंड ब्लाइंडली. लिम्फ कैपिलरीज एक जगह पे जाके ख़त्म हो जाती हैं, वो कंटिन्यू नहीं रहती. लिम्फ कैपिलरीज कहाँ ख़त्म होंगी? इन द टिश्यूज़ में और सेल्स के दरमियान वो ख़त्म हो जाती हैं. सो यहाँ पे बी ऑप्शन इज़ करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल्स हैव लार्जर इंटरसेल्यूलर स्पेसेस इन देयर वॉल्स. कैपिलरीज में सबसे बड़े इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होते हैं ताकि मटीरियल्स बाहर जा भी सके और अंदर आ भी सकें, क्योंकि कैपिलरीज डायरेक्ट कांटेक्ट में होती हैं विद द टिश्यूज़, तो वहाँ पे सारी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो भी होता है कैपिलरीज में होता है. तो वी कैन से दैट बी ऑप्शन, ब्लड कैपिलरीज इज़ द करेक्ट ऑप्शन. फाइनली लिम्फ वेसल्स डिपॉजिट द लिम्फ इनटू. लिम्फ वेसल्स फाइनली जाके वेन्स में जाके लिम्फ को डिपॉजिट करती हैं. वेन, ब्लड की वेन होती है उसमें. सो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट. बैक फ्लो ऑफ
लिम्फ इज़ कंट्रोल्ड बाय वाल्व्स, लिम्फ में वाल्व्स लगे हुए होते हैं, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, जो कि बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। लैक्टियल्स विद इन विलाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक प्रोजेक्शंस होती हैं जिसको विलाई कहते हैं, और उसमें एक तरह की वेसल्स होती हैं जिनको लैक्टियल्स कहा जाता है। दीज आर एक्चुअली लिम्फ कैपिलरीज, सो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। विच प्रोवाइड लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन, दो तरह की इम्यूनिटीज़ होती हैं, एक होती है पैसिव और दूसरी एक्टिव। पैसिव की खासियत होती है कि इमीडिएट रिस्पॉन्स बट शॉर्ट टाइम रिस्पॉन्स, पैसिव में होता तो जल्दी है लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए, एक्टिव में देर से होता है लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए, सो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कार्निवोरस प्लांट, कार्निवोरस प्लांट्स एक्चुअली होते हैं ऑटोट्रॉफिक हैं क्योंकि वो प्लांट्स हैं, लेकिन कभी कभी वो हीटरोट्रॉफिकली एक्ट करते हैं। लाइक वी से दैट कुछ प्लांट्स होते हैं इंसेक्टिवोरस, उनको सिर्फ नाइट्रोजन की जब कमी होती है तब वो इंसेक्ट्स को खाते हैं, वैसे वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑटोट्रॉफिक मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं फॉर देयर फूड प्रोडक्शन। सो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट हियर दैट दे आर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म बट समटाइम्स शो heterotrophic mood. Which of the following is a circular double-stranded DNA molecules present in some bacterial cells? कुछ बैक्टीरियल सेल्स में, जैसे कि हमें पता है कि सब बैक्टीरियल्स, ऑल बैक्टीरियल सेल्स में हमें एक तरह का डीएनए मॉलिक्यूल मिलता है जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, बट कुछ बैक्टीरियल सेल्स में एक सर्कुलर डीएनए भी होता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, जो कि जिसका कोई बैक्टीरियल सेल में कोई काम नहीं होता, बस इसको हम एज अ वेक्टर इस्तेमाल करते हैं फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। Which of the following provide resistance against some antibiotics such as beta-lactam? beta-lactam एक एंटीबायोटिक है जिसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस एक किस्म के बैक्टीरिया में होती है जिसको कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में वो कौन सा पार्ट है जो रेजिस्टेंस करवाता है एंटीबायोटिक्स के खिलाफ? दैट इज़ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेल वॉल। सो ग्राम नेगेटिव सेल वॉल इज़ द वेरी मेन पार्ट ऑफ द bacterial cell which provides resistance against many antibiotics. A option is correct here. A very delicate surrounding that may result in death of bacteria if damaged is called. वो कौन सी सराउंडिंग है बैक्टीरियल सेल्स की जो कि इतनी डेलिकेट होती है कि अगर उसे डैमेज किया जाए तो बैक्टीरियल सेल मर जाएगा? दैट इज़ बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरियल की सेल वॉल ही उसे बचाती है डिफरेंट चीज़ों से। सो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट हेयर। प्रोटीन फैक्ट्रीज इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में अब देखो कहाँ से ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है कि प्रोकैरियोट्स में प्रोटीन फैक्ट्रीज क्या होती हैं, वो कौन सा ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोट्स में प्रोटीन्स बनाता है? यूकैरियोट्स में तो राइबोसोम, तो प्रोकैरियोट्स में भी तो राइबोसोम्स ही होते हैं लेकिन वो 70 सेडिमेंटेशन रेट होता है उनका। सो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है दैट इज़ ड्यूरिंग स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस इन ऑर्डर टू कंट्रोल पैथोजेंस वी यूज़ ड्राई हीट। स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में पैथोजेंस को कंट्रोल करने के लिए हम ड्राई हीट को यूज़ करते हैं। ड्राई हीट क्या करवाती है? ड्राई हीट एक्चुअली काजेज द ऑक्सीडेशन ऑफ बैक्टीरियल कंपोनेंट्स। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मतलब इसमें ए ऑप्शन सही है। उसके बाद जो यहाँ पे दिया गया है दैट इज़ द हार्मोन दैट इज़ रिलीज फ्रॉम द टेस्टिस, द हार्मोन दैट इज़ रिलीज फ्रॉम टेस्टिस, टेस्टिस में से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? टेस्टोस्टेरोन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैप्लॉइड सेल, बाकी सब डिप्लॉयड हैं सिर्फ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस के बाद बनता है। सो मियोसिस के बाद ही हैप्लॉइड सेल बन सकता है जो कि आपको पता है। सो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होती है, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है जो कि हैप्लॉइड सेल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन मेल जेनिटेलिया, मेल के एक्सटर्नल जेनेटिलिया में या इंटरनल जेनेटिलिया में कौन सा हमारा पार्ट जो है वो इंक्लूड होता है? दैट इज़ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। बाकी जो हैं वो सारे फीमेल्स में होते हैं। ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन के बाद रिपीट होती है? 28 डेज़ के बाद, जो कि एवरेज टाइम है। एन एग इज़ फर्टिलाइज्ड इन द लेबॉर्ट्री, एक एग है जो लेबॉर्ट्री में पहले फर्टिलाइज किया जाता है, फिर यूटिरस में इम्प्लांटेशन उसकी करवाई जाती है विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स। इसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इन विट्रो का मतलब होता है इन द ग्लास वेयर, किसी भी ग्लास ट्यूब के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन करवाई जाए, नॉट इन द बॉडी, क्योंकि जो बॉडी में होती है उसको इन वीवो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इन अर्थवॉर्म कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विच मसल शॉर्टन्स द बॉडी, अर्थवॉर्म में या एनिलिड्स में दो तरह की मसल्स होती हैं, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल। बोथ आर टाइप्स ऑफ स्मूथ मसल्स। सर्कुलर मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो बॉडी एलोंगेटेड हो जाती है, और जब लॉन्गिट्यूडिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो बॉडी शॉर्ट हो जाती है। सो यहाँ पे ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। ट्राइसेप्स मसल्स जो कि
आर्म के पोस्टीरियर साइड पे होते हैं, पोस्टीरियर यानी पीछे वाली साइड पे, आर्म के पीछे वाली साइड पे होते हैं। दीज आर एक्सटेंसर मसल्स while biceps are flexor muscles. So what are extensors and flexors? Flexors हमारी एल्बो को करीब लेके आते हैं, हमारी जो नीचे वाली फोर आर्म होती है उसको करीब लेके आते हैं शोल्डर के, और हमारा हैंड फिर शोल्डर को टच करता है, दैट इज़ फ्लेक्शन। और एक्सटेंशन का मतलब होता है कि हमारा जो हैंड हो वो शोल्डर से दूर जा रहा हो, तो दैट इज़ एक्सटेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स आर कंट्रोल बाय सोमेटिक नर्वस सिस्टम? सोमेटिक यानी जो हमारे कंट्रोल में होता है, वॉलंट्री। सो वॉलंट्रीली हम स्केलेटल मसल्स को ही कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी सब इनवॉलंट्री होते हैं। When Mendel conducted his experiments, he needed to transfer pollen grains from male reproductive agent to female reproductive organ of the same plant. अगर सेम प्लांट है तो उसको सेल्फ पोलिनेशन कहा जाता है। The traits that show autosomal inheritance have, अगर कोई ऑटोसोमल है यानी वो सेक्स लिंक्ड डिजीज़ नहीं है तो उसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है सन्स में भी और डॉटर्स में भी, क्योंकि वो सेक्सुअली रिलेटेड नहीं होती वो डिजीज़, वो ना ही एक्स लिंक्ड होती है ना ही वाई लिंक्ड होती है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑटोसोमल होती है जनरली, तो वो सब में इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है, यानी ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्रॉसिंग ओवर ब्रिंग्स, क्रॉसिंग ओवर क्या करवाती है? क्रॉसिंग ओवर इज़ एक्चुअली द रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, जीन्स आपस में मिल जाते हैं, क्योंकि बाकी यहाँ पे गलत है सारे के सारे ऑप्शंस। सो ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बाकी क्यों गलत है मैं आपको बता दूँ। न्यू ट्रेट इनटू स्पेशीज़, क्या न्यू ट्रेट स्पेशीज़ में आ जाएंगी क्रॉसिंग ओवर की वजह से? कोई न्यू खासियत नहीं आएगी, सिर्फ क्या वही खासियतें क्या हो जाती हैं, रद्दोबदल हो जाती हैं, यानी यहाँ पे सिर्फ रिकॉम्बिनेशन जीन्स की होगी। बाकी भी यहाँ पे ऑप्शन सारे गलत हैं। उसके बाद इफ़ अ ट्रेट पासिस फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर टू ऑल हिज डॉटर, अगर कोई ऐसी ट्रेट है जो सारी डॉटर्स सब डॉटर्स में जा रही है लेकिन सन में नहीं जा रही, तो बताएं कि वो ट्रेट क्या हो सकती है? क्योंकि अगर सन में नहीं जा रही तो इसका मतलब है कि मदर के साइड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उस डिज़ीज़ का, तो हम कह सकते हैं कि वो जो डिज़ीज़ है सिर्फ फादर की साइड से है, और क्योंकि एक्स लिंक्ड वो हो सकती है, बिकॉज एक्स लिंक्ड ही होगी इसीलिए वो डॉटर्स को इफ़ेक्ट कर रही है। सो एक्स लिंक्ड पर डोमिनेंट, क्योंकि अगर वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव होती तो फिर वो डॉटर्स को सबको इफ़ेक्ट ना करती, क्योंकि अगर रिसेसिव होती तो मदर को तो कोई डिज़ीज़ है ही नहीं, क्योंकि हमने यही कंक्लूड किया है कि अगर सन नॉर्मल है तो मदर को कोई डिज़ीज़ नहीं है, तो इसका मतलब है कि फिर वो कैरियर भी नहीं है। अगर वो कैरियर भी नहीं है तो हम कह सकते हैं कि उसमें फिर अगर यहाँ पे एक केस ये आपसे पूछा जाए कि अगर फादर की सारी डॉटर, जैसे इस तरह से पूछा जा रहा है कि सारी की सारी डॉटर्स को अफेक्ट कर रहा है और अगर मदर की साइड कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे डोमिनेंट है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। टू phenotypically normal individuals have an affected child. What can we conclude about the parents? दो नॉर्मल हैं लेकिन फिनोटाइपिकली नॉट जीनोटाइपिकली, तो फिनोटाइपिकली अगर नॉर्मल है और उसका बच्चा, कोई भी बच्चा पैदा होता है जो कि फिर नॉर्मल नहीं है, उसको कोई डिज़ीज़ है, तो समझ जाएं कि जो पेरेंट्स है वो जीनोटाइपिकली नॉर्मल नहीं है, यानी वो कैरियर्स हो सकते हैं। सो बोथ पेरेंट्स कैरीड द डिजीज़ अलील, दैट इज़ द ए ऑप्शन करेक्ट। लास्ट जो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन 68 नंबर, एन RH नेगेटिव वुमेन इज़ मैरिड टू RH पॉजिटिव मैन whose father was RH नेगेटिव। अब एक RH नेगेटिव वुमेन है जिसका जो मैरिड, जिसकी शादी होती है एक RH पॉजिटिव मैन के साथ, लेकिन उस RH पॉजिटिव मैन का जो फादर था वो RH नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि उसमें अगर फादर RH नेगेटिव है तो हम कह सकते हैं कि उसमें दोनों तरह की जीन्स होंगी, RH पॉजिटिव की भी होंगी, RH नेगेटिव की भी होंगी। तो इसीलिए हम ये कंक्लूड करेंगे कि 50% चांसेस हो सकते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस डिजीज़ के। सो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेशन में लिख सकते हैं, ताकि आपको उसका जवाब इंशाल्लाह जल्द से जल्द मिल जाएगा। और बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियोस भी मैं बनाता रहूँगा, और बाकी जो भी प्रैक्टिस टेस्ट है वो भी सारी बना के मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी जाएंगी, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।